ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है कि धीरे धीरे इंडियंस को बढ़ावा दिया जाए ताकि 1857 के जैसा रिवॉल्ट ना हो। चूंकि इस समय पर मिंटो यहां के वायसराय थे, इसीलिए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी मिंटो को ही कहा जाता है। एक तरफ से ब्रिटिशर्स थे और एक तरफ पूरे इंडियंस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रिटिशर्स की तरफ से भी बहुत सारे इंडियंस लड़े थे और इंडियंस तो अलग अलग लड़े ही थे। ये सिर्फ पेपर पर ही रह गया, कभी ऑल इंडिया फेडरेशन बना ही नहीं। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात किस एक्ट में की गई, तो 1935 में की गई, और पूछा जाए कि किस एक्ट के थ्रू बना, तो कभी नहीं बना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजीव और हम स्टार्ट किए हुए हैं हमारी पॉलिटी लेक्चर सीरीज, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 1858 के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के खत्म होने के बाद ब्रिटिश क्राउन ने किस तरह से नियम पारित किए, जिससे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त उनका उपयोग किया है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जितने भी कानून ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पर ब्रिटिश पार्लियामेंट लेकर आई थी, उन सभी कानूनों का एकमात्र मकसद था कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को कम करते चलना है, जो कि हमने पिछली सब उन लेक्चर्स में देखा भी, जिसके थ्रू कैसे धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की पहले मोनोपोली खत्म की गई, फिर धीरे धीरे फाइनली उसको ही खत्म कर दिया गया। अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश क्राउन के आने के बाद 1858 के बाद से भारत में अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा फिर से कानून बनाए जाएंगे, लेकिन अब उन कानूनों का मकसद कोई की पावर कम करना नहीं होगा। अब उनका मकसद होगा कि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को इन्वॉल्व किया जाए लॉ मेकिंग प्रोसेस में, जिससे कि 1857 के जैसा कोई और विद्रोह ना हो। तो अब हम एक सिंपल सा रिदम देखेंगे। इससे पहले के कानूनों में हमने रिदम क्या देखा कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर कम हो रही है। अब हम देखेंगे कि धीरे धीरे इंडियंस को पावर देना शुरू की जाएगी, जिससे कि रिवॉल्ट्स ना हो। तो शुरू करते हैं। पहला एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। 1858 में जैसे ही ब्रिटिश क्राउन चालू हुआ, तब यह एक्ट हमारे सामने आया हैं कि सबसे पहली चीज कि एबॉलिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहां पर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, उसकी पोस्ट बदलकर अब वाइसरॉय हो गई है। यानी कि अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हम वाइसरॉय बुलाएंगे, और वो वाइसरॉय पहले वाइसरॉय होंगे कैनिंग। ध्यान रखना है कि ये पहले वाइसरॉय हैं और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी हैं, क्योंकि इन्हीं के समय पर 1857 का विद्रोह हुआ है। इन्हीं की पोस्ट को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से बदलकर वाइसरॉय की कर दी गई है। इसके अलावा एक नया ऑफिस बनाया जाता है, नया ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ये एक मेंबर होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट का, जो कि हमेशा वाइसरॉय के काम करने में उनकी मदद करेगा। तो ये एक नया पोस्ट हम देखते हैं। उसके बाद फिर इसमें हमको देखने को मिलेगा कि स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय को मदद करने के लिए 15 सदस्यों की एक काउंसिल भी बनाई जाती है, जो कि सेक्रेटरी को मदद करेगा वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन करने में। यानी कि इंडिया को अब कैसे रूल किया जाएगा, अब कोई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अकेला रूल नहीं करेगा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय बना दिया गया है, और वाइसरॉय की मदद करने के लिए एक नया ऑफिस बनाया गया है, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहलाएगा। और उस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मदद करने के लिए 15 मेंबर की एक काउंसिल बनाई गई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 15 मेंबर अभी फिलहाल पूरे के पूरे ब्रिटिशर हैं, और जैसा कि हमें पता है कि अब धीरे धीरे इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ना चालू होगा, तो हम देखेंगे कि आने वाले एक्ट्स में यहां पर धीरे धीरे इंडियंस बढ़ने लगेंगे, क्योंकि यही अब ब्रिटिश चाहती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है कि धीरे धीरे इंडियंस को बढ़ावा दिया जाए ताकि 1857 के जैसा रिवॉल्ट ना हो। बढ़ते हैं आगे। फिर हम देखते हैं कि 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। अब इस इंडियन काउंसिल एक्ट भारतीय परिषद अधिनियम के
हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि सबसे पहली चीज तो कि जैसा कि मैंने कहा था इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट, तो इंडियंस वर इंक्लूडेड इन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये तीन पिलर्स होते हैं डेमोक्रेसी के, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस भी किया है। लेजिस्लेचर का मतलब होता है वो बॉडी जो कि कानून बनाती है। कानून बनाने वाले लोगों को कहा जाता है लेजिस्लेटिव बॉडी या विधायिका। वहीं पर कानून बने हुए कानून को लागू करवाने वाली जो बॉडी होती है उसे कहा जाता है एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका। तो यहां पर ध्यान देना है कि इंडियंस को अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर का हिस्सा बनाया गया है। एग्जीक्यूटिव में अभी भी पूरी तरह से ब्रिटिशर्स ही है। अभी सिर्फ और सिर्फ इंडियंस की एंट्री हुई है लेजिस्लेटिव असेंबली में, और वो भी सिर्फ 3 लोगों की। वो 3 कौन हैं? पहले हैं राजा ऑफ बनारस, यानी कि बनारस के उस समय जो राजा थे ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह। दूसरे महाराजा ऑफ पटियाला यानी कि नरेंद्र सिंह, और तीसरे सर दिनकर राव। ये 3 पहले इंडियन हैं। कईयों बार क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी चांसेस बनते हैं, तो ध्यान रखना है कि पहले 3 इंडियन जिनको वाइसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री दी गई है वो हैं महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस और सर दिनकर राव। दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यही 3 क्यों? तो इसके पीछे थोड़ी सी पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स ये है कि 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ था तो 1857 के रिवॉल्ट को हम बाइनरी में नहीं देख सकते कि एक तरफ से ब्रिटिशर्स थे और एक तरफ पूरे इंडियंस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रिटिशर्स की तरफ से भी बहुत सारे इंडियंस लड़े थे और इंडियंस तो अलग अलग लड़े ही थे। तो जिन राजाओं ने या जिन लोगों ने ब्रिटिशर्स की मदद करी थी 1857 के रिवॉल्ट को खत्म करने में, उनको बाद में ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे तोहफे दिए, बहुत सारी उनकी प्रोग्रेस करी और फायदे पहुंचाए। उन्हीं में से 2 ये हैं, राजा ऑफ बनारस एंड महाराजा ऑफ पटियाला। इन दोनों ने 1857 में ब्रिटिशर्स की मदद करी थी, जिस वजह से इनको लेजिस्लेचर का हिस्सा बनाया गया। आगे हम देखते हैं कि इसी एक्ट में हम देखेंगे कि लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को दे दी गई है। इससे पहले के एक्ट में अपन ने देखा था कि जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था वॉरेन हेस्टिंग को, तो उस समय पर मद्रास और बॉम्बे को सबऑर्डिनेट कर दिया गया था, यानी कि सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी अपनाई गई थी, केंद्रीकरण कर दिया गया था शक्ति का। लेकिन अब विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, यानी कि केंद्र में तो अभी भले ही वाइसरॉय है, लेकिन बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को भी अब पावर दे दी गई है कि आप भी इंडिपेंडेंटली अपना इलाका रूल करेंगे। तो उनको भी लेजिस्लेटिव पावर दी गई है जिससे कि वो कानून बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हमको देखने को मिलती है एक और चीज कि इस एक्ट के द्वारा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी प्रोविंसेस में भी अब लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब है कि वो लोगों का एक झुंड जो कि कानून बनाएगा। अभी तक वो कहां होता था? वाइसराय के पास, क्योंकि वो केंद्र में बैठता है। लेकिन अब इस एक्ट के बाद से वो स्टेट्स को यानी प्रोविंसेस को भी मिलने लगी, यानी प्रोविंसेस भी अपने कानून खुद बनाने लगी। ऐसा करने वाली शुरुआती बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब, 3 ऐसे प्रोविंसेस थी जिनको ऐसी पावर दी गई कि वो खुद के लिए कानून बना सकती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी एक्ट से हमें मालूम चलता है कि वाइसरॉय के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आती है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या होती है कि जब कभी भी, जैसे कि आज ऑर्डिनेंस पावर अलग है, उस समय की ऑर्डिनेंस पावर अलग थी। आज हम देखें तो ऑर्डिनेंस मतलब होता है कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट सत्र में नहीं है, अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है और हमें कोई कानून बनाना है, तो उस समय प्रेसिडेंट के पास और राज्य में गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो खुद से ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मदद से उनके कहने पर कानून बना सकता है बिना किसी बिल को पारित किए, और ऐसे कानून 6 महीने तक लागू रहते हैं। ये आज ऑर्डिनेंस की परिभाषा है। लेकिन इस समय ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई है वाइसराय को, ये है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, कि इमरजेंसी अगर कभी कोई आती है जिसमें तुरंत कोई निर्णय लेना है तो उस समय पर ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। ऑर्डिनेंस का मतलब ही होता है कि छोटे समय वाले कानून, यानी कि 6 मंथ
6 महीने के बाद वो हट जाएंगे अपने आप। ऐसी पावर यहां पर वाइसरॉय को दे दी गई है। अब इसके आगे अगर हम बढ़ें तो फिर आता है हमारा अगला एक्ट, जिसका नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसके तहत जो प्रोविजंस किए गए उनमें शामिल है सबसे पहला, जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि धीरे धीरे इंडियंस का नंबर बढ़ेगा। तो यहां पर इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ मेंबर्स इन काउंसिल। काउंसिल में अभी तक सिर्फ 3 ही मेंबर थे इंडियंस, अब वो और बढ़ गए। इसके बाद इंडियंस को अब पावर दे दी गई है कि वो बजट भी डिस्कस करेंगे, और बजट डिस्कस करने का मतलब है कि कितना खर्चा कहां पर होगा, किस प्रोविंस में कितना पैसा दिया जाएगा, ये सारी चीजों में अब डिस्कशन स्टार्ट हो गया इंडियंस का भी, यानी भारतीय भी अब योगदान देने लगे हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसी में एक इनडायरेक्ट इलेक्शन के बारे में बात की गई है। ध्यान रखना कि डायरेक्ट इलेक्शन की बात नहीं हो रही, यहां पर इलेक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं इंडिया में, लेकिन ये जो मेंबर हैं काउंसिल के, ये परमानेंट मेंबर हैं, ऑफिशियल मेंबर हैं। इनके अलावा कुछ मेंबर्स और जरूरत पड़ी जिन्हें कहा गया नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, और उन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए एक इलेक्शन जैसी कोई चीज देखने को मिली थी। इसीलिए इस एक्ट के थ्रू कहा जाता है कि पहली बार एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन भी स्टार्ट किए गए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के लिए। यह ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अगला कानून आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारत शासन अधिनियम 1909। यह सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू हम देखेंगे कि अक्सर इस कानून से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस अगर अपन देखें, सबसे पहली चीज तो ये कि इस पूरे एक्ट को ही कहा जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट इसलिए कहा जाता है, जैसे कि हमें पता है शुरुआत से ही कि एक वाइसरॉय है और एक सेक्रेटरी का नया ऑफिस भी बन चुका है। तो मॉर्ले और मिंटो में मॉर्ले वाइसरॉय हैं, मिंटो सेक्रेटरी हैं, जो कि कंबाइन कानून लेकर आए हैं, इसीलिए इसका नाम कहा जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। इस एक्ट के थ्रू हम देखते हैं कि इंडिया में कुछ नई चीजें शुरू होती हैं, जैसे कि अगेन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे उनके नंबर ही हमने 16 थे पहले, इसको बढ़ाकर 60 कर दिया। अब 60 मेंबर की पूरी काउंसिल हो गई है जो कि कानून बनाएगी इंडिया के लिए। उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि पहली बार, अभी तक हमने देखा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो 3 इंडियंस की एंट्री हो गई थी, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। एग्जीक्यूटिव में अभी तक नहीं हुई थी, लेकिन अब 1909 के कानून के बाद पहली बार इंडियन को शामिल किया गया है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि कार्यपालिका परिषद। कार्यपालिका परिषद में पहले भारतीय जिन्हें शामिल किया गया था वो हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और ध्यान रखना सत्येंद्रनाथ टैगोर अलग हैं, वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पीसीएस की परीक्षा पास की है, और ये पहले व्यक्ति हैं जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने हैं। नाम सेम है लेकिन पर्सनैलिटी अलग अलग। इसके अलावा इसके और प्रोविजंस अगर अपन देखें तो हमको देखने को मिलता है कि सबसे जिसकी वजह से इसको बदनामी भी मिलती है वो ये कि इस एक्ट के बाद कम्युनल इलेक्टोरेट की शुरुआत हुई। कम्युनल इलेक्टोरेट मतलब सांप्रदायिक चुनाव। सिंपल भाषा में कहा जाए तो इस एक्ट के बाद से भारत में कम्युनलिज्म को बढ़ावा मिलने लगा। कम्युनलिज्म मतलब कि अब से मुस्लिम बहुल इलाकों में सिर्फ मुस्लिम ही इलेक्शन लड़ेंगे, उसके अलावा उनको वोट भी मुस्लिम देंगे। इस तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट शुरू हो गया कि हिंदू बहुल इलाकों में हिंदू खड़े होंगे, मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम खड़े होंगे, और इस तरह की कम्युनल बेसिस पर हमने इलेक्शन की शुरुआत करी। चूंकि इस समय पर मिंटो यहाँ के वाइसराय थे, उन्हीं के शासनकाल में ये सारी की सारी चीजें हुई, इसीलिए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी मिंटो को ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो अब अगला कानून आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। देखिए, जैसे कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट कहा जाता है 1909 को, इसे कहा जाता है मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, क्योंकि जैसे कि उस समय पर मॉर्ले और मिंटो वाइसराय और सेक्रेटरी थे, इस समय पर मॉन्टैग और चेम्सफोर्ड दो अलग अलग लोग हैं, एक वाइसराय है और एक सेक्रेटरी, इन्हीं के नाम पर यह कानून है। अब इसमें क्या चीजें हुई? इसमें नई चीज यह हुई
कि सेंट्रल और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं इनको अलग अलग किया गया पहली बार। इसका मतलब क्या है कि अभी तक सारे के सारे कानून बनाते थे सेंट्रल लेजिस्लेचर, यानी कि केंद्र पर मौजूद लोग। केंद्र पर कौन मौजूद है? वाइसराय। लेकिन इसके अलावा अपन ने देखा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी शुरुआत हो चुकी है प्रोविंसेस में, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब, इनमें। अब सब्जेक्ट्स भी डिवाइड कर दिए गए। सब्जेक्ट्स डिवाइड करने का मतलब है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे, यानी कि कुछ विषय ऐसे हो गए हैं जिन पर कानून सिर्फ और सिर्फ वाइसराय की काउंसिल बनाएगी, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे डिसाइड कर दिए गए हैं जिन पर कानून सिर्फ और सिर्फ प्रोविंसेस ही बनाएंगे, वाइसराय नहीं बनाएगा। जैसे कि आज भी हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7th शेड्यूल है, यानी कि 7वीं अनुसूची, उसमें 3 सूचियां दी गई हैं, 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिन पर कानून सिर्फ और सिर्फ सेंटर बना सकती है, स्टेट लिस्ट में भी कुछ सब्जेक्ट हैं जिन पर कानून स्टेट बना सकती है। लेकिन इस चीज की शुरुआत यहीं से हुई। यहां पर 2 तरह के सब्जेक्ट दिए गए, सेंट्रल और प्रोविंसेस के लिए अलग अलग डिवाइड कर दिए गए। हालांकि इन्हीं को बाद में और अलग तरीके से डिवाइड किया गया कि जो प्रोविंसेस को सब्जेक्ट मिले इनको फिर से 2 भागों में बांट दिया गया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। यानी कि मोटे तौर पर अगर अपन समझें तो एक लिस्ट है जिसमें कुछ विषय लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एजुकेशन, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई, आर्म्स, ये सारी चीजें हमने दे दी लेट्स सपोज वाइसराय की काउंसिल को कि भैया आप इन पर कानून बनाइए, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय। अब अगर हम बात करें कि प्रोविंसेस को क्या दिया गया, तो प्रोविंसेस को फिर से एक लिस्ट दे दी गई जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, मान के चलिए कि फॉरेस्ट, उसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स। तो इन पर कानून सिर्फ और सिर्फ आप कौन बनाएगा? स्टेट। लेकिन स्टेट को जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनको भी 2 भागों में बांट दिया गया, एक ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व्ड। इनका मतलब क्या है कि जो सब्जेक्ट्स रिजर्व्ड हैं इनको देख रेख में रखा जाएगा वाइसरॉय की, यानी वाइसरॉय समय समय पर निगरानी रखेंगे और आंसरेबल भी होंगे और बीच बीच में रोक भी सकते हैं, कानून बनवाने में मदद भी कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली चलेंगे, प्रोविंसेस की मर्जी से वो जैसा चाहे कानून बना सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन बस देखने को मिलेगा हमको वाइसराय का, बाकी इनमें वाइसराय पूरी तरह से अपने लिए रिजर्व करके रख सकता है, जब चाहे वो बीच में रोक टोक कर सकता है। इसके बाद हम देखें तो इसी एक्ट से पहली बार भारत में हमको देखने को मिलता है बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब अपर हाउस एंड लोअर हाउस। जैसे कि आज भी इंडिया में बाइकैमरलिज्म देखने को मिलता है, राज्यसभा लोकसभा के रूप में। इस चीज की शुरुआत भी यहीं से हुई। चूंकि हम पढ़ ही कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग हिस्ट्री रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीजें हमारी हैं वो कब से शुरुआत हो चुकी है इंडिया में। तो इंडिया के इसीलिए हम इतने सारे एक्ट्स पढ़े हैं, क्योंकि इन एक्ट्स में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें छुपी हैं जो आज हमारे संविधान में लिखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत होती है। इससे पहले अपन ने देखा था कि एक इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के लिए। अब 1919 से फाइनली शुरू हो चुका है इलेक्शन इंडिया में, और यहीं से धीरे धीरे इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं तो हमको देखने को इसमें ही मिलता है कि अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें अभी तक सिर्फ सत्येंद्र प्रसाद को रखा गया था, अब इसमें कानून बना दिया गया कि 6 में से 3 मेंबर सिर्फ और सिर्फ इंडियन ही होंगे। यानी कि इंडियंस को अगेन बढ़ावा दिया गया। जैसे कि हमने शुरू में ही कहा है कि इन अब पूरे एक्ट्स का मकसद यही है कि धीरे धीरे इंडियंस को बढ़ावा दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इससे पहले मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म में अपन ने देखा कि कॉम्युनल इलेक्टोरेट, यानी कि हिंदू और मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्शन की बात की गई। इस एक्ट में मुस्लिम से हटकर और ज्यादा लेवल पर कॉम्युनल इलेक्शन की बात की गई, यानी कि अब अलग से इलेक्शन किए जाएंगे सिखों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए और यूरोपियंस के लिए। यानी कि कॉम्युनल इलेक्शन को और बढ़ा दिया, जिससे कि दूरियां बढ़ती गई। उसके बाद और जो चीजें देखने को मिली वो ये कि पब्लिक सर्विस कमीशन की शुरुआत होती है। इससे पहले जो सत्येंद्र नाथ टैगोर ने एग्जाम निकाला था आईसीएस का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्विस थी। ये पब्लिक सर्विस है जो कि हम कह सकते हैं यूपीएससी पीएससी जैसी। इसकी शुरुआत होती है 1926 में। इसको रिकमेंड किया गया है ली कमीशन के द्वारा। ली कमीशन ने कहा है कि भाई पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी चीज होनी चाहिए। ध्यान रखना है कि ये अभी सेंट्रल पर है, जिसे आज हम कह सकते हैं यूपीएससी। तो यूपीएससी की शुरुआत हो गई है।
आगे बढ़ें। अब आता है अगला एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज हमारे संविधान में जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, आधे से ज्यादा हमने डायरेक्टली 1935 के इस अधिनियम से उठाकर रख दी है। ये एक्ट किस समय आया? अगर हम इसका टाइम फ्रेम देखें तो इस समय पर गांधी जी के रेवोल्यूशंस जारी हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो चुकी है, सेकंड होने की तैयारी में है, पूरा भारत उथल पुथल में है। इस टाइम पर आजादी की डिमांड चल रही है। तो इस समय पर क्या होगा? इस समय पर ब्रिटिश सरकार चाहेगी कि थोड़ी सी इंडिया में रेवोल्यूशन को लेकर शांति रहे, जिससे कि हम इजीली सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ पाए। इस वजह से वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेकर आए। इसके थ्रू उन्होंने बहुत सारी कोशिश करी, बहुत एक मोटा पुलंदा बनाकर लेकर आए थे कानून का, जिसमें सब कुछ रखा हुआ था उन्होंने। जिसमें मेनली चीजें जो थी वो ये कि 321 सेक्शन में बांटा हुआ था, यानी कि 321 भाग और 10 शेड्यूल अलग से लिखकर लाए थे। इनमें पूरा का पूरा डिटेलिंग में कि हम किस किस के लिए क्या क्या कानून बना रहे हैं। फिर हम देखें तो इन्होंने कहा इस एक्ट के द्वारा कि हम एक ऑल इंडिया फेडरेशन बना रहे हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन, इसका मतलब है कि सारे प्रोविंसेस को, सारे प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे। गलती यहां पर इन्होंने ये कर दी कि प्रिंसली स्टेट्स को इन्होंने वॉलंटरी ऑप्शन दे दिया कि अगर आपकी इच्छा है ऑल इंडिया फेडरेशन ज्वाइन करने की तो करो, और नहीं है तो मत करो। एक सिंगल प्रिंसली स्टेट भी इसको ज्वाइन करने के लिए नहीं आया, इसलिए ये सिर्फ पेपर पर ही रह गया, कभी ऑल इंडिया फेडरेशन बना ही नहीं। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात किस एक्ट में की गई, तो 1935 में की गई, और पूछा जाए कि किस एक्ट के थ्रू बना, तो कभी नहीं बना। अगला प्रोविजन अगर इसका देखें तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्टार्ट हो गई। यहां पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब कि इससे पहले वाले कानून अपन ने देखा था कि प्रोविंसेस को जो सब्जेक्ट दिए गए थे उनको रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में बांट दिया गया था। रिजर्व्ड वो थे जिनमें 2200 बीच बीच में आकर अपने हिसाब से क्वेश्चंस कर सकते थे, लेकिन अब इस एक्ट के द्वारा प्रोविंसेस को कंप्लीट ऑटोनॉमी दे दी, यानी कि पूर्णतः स्वायत्तता, अपनी मर्जी से कोई भी कानून बनाओ, यानी कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर्ड कर दिया गया, पूरा ट्रांसफर्ड हो गए हैं प्रोविंसेस की मर्जी पर। अब बाईसाय इनमें कुछ भी नहीं कर पाएगा। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, कईयों बार पूछा गया है कि पहली बार किस एक्ट के थ्रू प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई, तो ध्यान रखना है 1935 के थ्रू। अगला पॉइंट इसमें देखें तो बाई कैमरलिज्म सेंटर में भी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि पिछले एक्ट के थ्रू अपन ने देखा कि स्टेट्स में अपर हाउस लोअर हाउस वाला कॉलम चालू हुआ, अब सेंटर में भी अपर हाउस लोअर हाउस वाला कॉलम यहां पर चालू हो जाता है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। एग्जैक्टली ये नाम नहीं रहे, लेकिन अपर हाउस लोअर हाउस इसी तरह के जो आज राज्यसभा लोकसभा है उन्हीं का डिस्टॉर्टेड फॉर्म उस समय पर बन गया था, क्योंकि ऐसा कैसा हमने उठा के फिर आगे बढ़ा लिया। अगले पॉइंट की ओर बढ़ें तो कॉम्युनल इलेक्टोरेट, जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि 1909 में इंडिया में हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग से हुआ, फिर 1919 में उसको सिख, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, यूरोपियंस तक बढ़ाया। 1935 में उसको और बढ़ाकर डिप्रेस्ड क्लास, विमेन और लेबर क्लास तक भी फैला दिया गया, यानी कि लेबर्स के लिए अलग इलेक्शन होंगे जिसमें सिर्फ लेबर ही खड़े होंगे, लेबर ही वोट दे सकते हैं, विमेन्स के लिए अलग। तो ये फालतू की चीजें इन्होंने बढ़ाई, जिससे कॉम्युनल टेंशन भी बढ़ती गई। उसके बाद अगर अपन देखें तो आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने कर दिया इस एक्ट के थ्रू। इस एक्ट में लिखा गया कि भैया फाइनेंशियल पूरा कंट्रोल अब आरबीआई के हाथ में रहेगा, आरबीआई ही सारे के सारे फाइनेंशियल कॉलम देखेगा। तो एक अच्छी चीज हम कह सकते हैं यहां पर कि आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। एक और अच्छी चीज जो हुई वो ये कि आज जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसे भी इसी कानून के थ्रू 1935 के अधिनियम के थ्रू बनाया गया है। अब इसमें एक और चीज, इससे पहले लेक्चर्स में अपन ने देखा है कि रेगुलेटिंग एक्ट में पहला सुप्रीम कोर्ट इंडिया में बन चुका है, लेकिन वो बना था कलकत्ता में, जिसकी फर्स्ट चीफ जस्टिस एलिजा एम्पे थी। लेकिन ये इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है, ये उसकी बात हो रही है। 1937 में बनकर रेडी हो गया था, 1935 के एक्ट से इसको लाया गया था। अब फाइनली आता है आखिरी एक्ट जिससे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री खत्म होगी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जाहिर सी बात है कि स्वतंत्रता के लिए अधिनियम है, तो इसमें बातें वही हो रही होंगी जो कि हमारी स्वतंत्रता के लिए होंगी। जैसे कि सबसे पहली चीज जो इसमें हमने देखी वो ये
कि पार्टीशन ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड, भारत और पाकिस्तान को अलग अलग किया जाएगा, ये इस अधिनियम में लिखा है। दूसरी चीज जो उसमें लिखी है वो ये कि अब से ब्रिटिश रूल भारत से खत्म होता है, यानी कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तीसरी चीज जिसमें हम देखते हैं वो ये कि इन्होंने दोनों देशों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनवाई और उनसे कहा कि अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। भारत अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया, पाकिस्तान अपना। उसके बाद चौथी चीज उसमें देखी गई वो ये कि इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स मतलब रजवाड़े, इनको ऑफर दिया कि आप भाई चाहें तो इंडिया को ज्वाइन कर लें, चाहे तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, नहीं तो फिर इंडिपेंडेंट रह लो, ये आपके ऊपर है। और इस जर्नी में हम देखते हैं कि इंडिया में 565 रियासतें थी, 565 प्रिंसली स्टेट्स, जिनको धीरे धीरे करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक किया और पूरे इंडिया का निर्माण किया। ये हमारी एक्ट्स की सीरीज खत्म होती है। अब हमको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेना है, जैसे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है? हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? आंसर इज रॉबर्ट क्लाइव। दूसरी चीज, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग। उसके बाद फिर देखें कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये है विलियम बेंटिक। उसके बाद फिर हम देखें कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन होगा, तो लास्ट गवर्नर जनरल है कैनिंग। अब चूंकि लास्ट गवर्नर जनरल है तो अपन ने देखा है कि इसके बाद वाइसरॉय का पद आ गया था, तो पहला वाइसरॉय और लास्ट गवर्नर जनरल सेम पर्सन है, तो यहां पर अपन देखते हैं कि फर्स्ट वाइसरॉय कैनिंग है। उसके बाद फिर हम देखें कि आखिरी वाइसरॉय कौन है, तो आखिरी वाइसरॉय या गवर्नर जनरल है माउंटबेटन। इनके बाद भारत आजाद हो गया था, लेकिन भारत आजाद होने के बाद भी जब तक संविधान नहीं बना तब तक गवर्नर जनरल की पोस्ट रही इंडिया में। तो पहले इंडियन कौन थे जिनको वाइसरॉय बनाया गया, तो वो थे सी राजगोपालाचारी, और राजगोपालाचारी के तहत फिर फाइनली प्राइम मिनिस्टर की पद आ गया और उसके बाद सब संविधान के अनुसार चलने लग गया। ये थी हमारी पॉलिटी की कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग सीरीज। इसके आगे अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह संविधान बना। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।